हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको चूज करना है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है यहाँ पे, डॉक्टर एम.डी. कौराड़ी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री एम.डी. कौराड़ी राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का वर्णन अधिनियम की धारा 33 में किया गया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री एवं विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, सदस्यों की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विकल्प में विलोम युग्म है? हिंदी का क्वेश्चन है गाइस, किस विकल्प में विलोम युग्म है? द्रुतमंद। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ होता है गाइस, ज्ञान और अनुभव ना होना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये संधि विच्छेद जो है ये सही नहीं है। ओके। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आंसर चूज करिए आप लोग सोच समझ कर। वो भी, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? सुभाषिक, अभिमानी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म अर्थ भेद। आंसर चूज करिए आप लोग। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। आकार, आकर, आकृति, रचना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। नवा क्वेश्चन है, शब्दों पर विचार करना है और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि सांप्रदायिक और न्यायाधीश, ये दोनों शब्द सही हो जाएंगे, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आज मुझे बाजार जाना है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस, अगला क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। शोक की शुरुआत यानी कि शोकांत, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राधा, कमला, हरिप्रिया। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट। 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, गंगा के निचले मैदान, मध्य गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान, ट्रांस गंगा के मैदान, पूर्वी पठार और पहाड़ियां, मध्य पठार और पहाड़ियां, पश्चिमी पठार और पहाड़ियां, दक्षिणी पठार और पहाड़ियां, पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ियां, पश्चिमी तट के मैदान और पहाड़ियां, गुजरात के मैदान और पहाड़ियां। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाणसागर पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। बाणसागर पन बिजली परियोजना ये कहां पर स्थित है? तो बाणसागर पन बिजली परियोजना ये मध्य प्रदेश में स्थित। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सोन नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुउद्देशीय बाणसागर नहर परियोजना का मुख्य बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद गांव के पास है। मुख्य बांध की कुल लंबाई 1020 मीटर है, जिसमें से 671.72 मीटर का पक्का बांध है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विंध्य। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व उत्तर से होते हुए मिर्जापुर में गंगा नदी तक जाती है। विंध्याचल पर्वत या विंध्यन पर्वत श्रेणी पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला है जो भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि का दक्षिणी कगार बनाती है। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां स्थित हैं? लद्दाख क्षेत्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्योक और नुब्रा घाटियां लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, असम की जलवायु है, तो असम की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। असम की जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु है, जिसमें उच्च स्तर की आर्द्रता और भारी वर्षा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरुणाचल, मणिपुर और मिजोरम की ऊंची पहाड़ियां मानसूनी हवाओं को इस क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। तो डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
डायनेमो एक विद्युत जनरेटर है जो एक कंप्यूटर का उपयोग करके प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा द्वारा घुमाया जाता है तो कुंडली के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह बदल जाता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा के आकलन की प्रक्रिया क्या होती है? तो भाषा के आकलन की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कही जाती है? सो गाइस ये कही जाती है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भाषा आकलन एवं संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी का उचित भाषा अधिगम की जांच करता है। आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना आदि। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, और सी है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करने से है। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, ऑप्शन इज राइट, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 23वां क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करने से है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करने। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे में सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर केंद्रित है। यह शैक्षिक आकलन के साथ ही छात्र के विकास के लिए सह शैक्षिक पहलुओं को भी शामिल करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की जरूरतों को समझना, बच्चों के स्वयं के व्यवहार को समझना तथा बच्चों को सीखने की क्षमता एवं तरीके के विषय में जानकारी देना होता है। साथ ही बालक का सर्वांगीण विकास भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आकलन क्या होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी। आकलन क्या होता है? ऑप्शन बी इज राइट, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आकलन आखिरकार होता क्या है? आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में
समर्थ रहा है। देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन दोनों लगभग एक समान ही प्रक्रिया है। आकलन कम पैमाने पर की जाती है, वही मूल्यांकन बृहद पैमाने पर की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का प्रयोजन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मूल्यांकन का प्रयोजन है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, इसका अर्थ क्या होता है गाइस? बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह निर्धारण करने की विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, निम्न में से कौन मुक्त अंत वाला प्रश्न है? निम्न में से कौन मुक्त अंत वाला प्रश्न है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एक मुक्त अंत प्रश्न उन बंद अंत प्रश्नों का विरोधाभासी है जिनका एकल या निश्चित उत्तर है। यह एक संक्षिप्त या एकल शब्द प्रतिक्रिया को प्रेरित नहीं करता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अतिरिक्त निष्पक्ष और कम से कम प्रमुख होने का झुकाव भी होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।